नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। केस से पहले कोई मैं लेक्चर नहीं दूंगा आपको, आज सीधा केस की बात करते हैं। ये एक 45 साल की महिला जो बड़ी अच्छी हष्ट पुष्ट है, आज मोटी नहीं है पर इसका बिल्ट जो है वो बहुत ही सुडैल है, सुडौल जैसे कहते हैं ना, वेल बिल्ट है ये। इसके 3 बच्चे हैं और मेरे से पहले से ये इलाज करवा रही है। तो बीच में जो स्टेज आई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब इलाज कराता है कोई इंसान हमसे और सही सिमिलर मिलता है तो उसकी एक स्टेज निकलकर अगले स्टेज में वो जाता है। यानी मेडिसिन ए जो हमने दी है वो इसको सुधारती है और एक ऐसी अवस्था पे लाके छोड़ देती है कि जहां उसको फिर दूसरी दवाई बी की जरूरत पड़ती है। तो जब हम इलाज की बात करते हैं कि मैंने दवाई दिया वो ठीक तुरंत असर हुआ, तो एक स्टेज से अगली स्टेज तक ले जाने की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार सही हो गया तो जीवन की उसमें सब बीमारियां ठीक हो गई, ऐसे नहीं होता है, संभव नहीं है, नेचुरल लॉ नहीं है। तो जो पहले दवाई चल रही थी उससे काफी ठीक चल रही थी, ये बहुत सा सुधार हो चुका था, तो अब ये कुछ नई अवस्था आई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। परंतु आज ये अपनी रूटीन दवाई लेने ही आई है, परंतु आज मैं देख रहा हूं कि इसकी जो हालात है बहुत ही ज्यादा खराब है। धीरे धीरे मन ही मन ये रोए जा रही है, आंखें बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई है, सूज गई है, दोनों आंखों के निचले हिस्से बहुत मोटी मोटी सूजन के थैले की तरह लटके हुए हैं, जैसे 2 बैग लटके हैं दोनों आंखों के नीचे, बहुत मोटे हो गए हैं। तो मैं इसको देखते ही पूछता हूं, अरे आज आपकी हालत कैसी हो रही है, कैसे हुआ ये सब? तो मैं उससे पूछता हूं कि क्या आपको कोई टेंशन वगैरह है क्या? अब इसका पति जो है ना इसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है, उसको बोलने ही नहीं देता। तो बीच में ही वो टोक पड़ता है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे ही ऐसे हो रहा है वैसे। मैं उसको कहता हूं मैं भी जानता हूं कि ऐसे ही नहीं होता है, इतनी अकल मुझे भी है, साफ साफ बताओ कि तुमको क्या टेंशन है और ये इलाज कैसे, ये हालत तुम्हारी कैसी हो गई है? अभी तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा मोटी मोटी सूज रही है, पहले तो तुम्हारी आंखें ऐसी नहीं थी। अब रोगी है, वो मन ही मन रोए जा रही है, लगातार आंखें पूछे जा रही है, तो उसके रोने में जरा सी भी आवाज नहीं आ रही है, कोई सिसकियां नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आंखों से पानी धड़ाधड़ पानी बह जा रहा है और उसको वो बहुत तेजी से पोंछे भी जा रही है, पर पानी इतना ज्यादा है कि रुक नहीं रहा है। तो ये इतना ज्यादा आंसू बहना, इतना बिल्कुल बिना आवाज के रोए चले जाना, ये इस बात का संकेतक है कि इसके मन में बहुत ही गहरा दुख है। मैं लगातार पूछे जा रहा हूं परंतु वह मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है, बस लगातार रोए जा रही है। परंतु पति बीच बीच में कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, जो मुझे केस को समझने में काफी कठिनाई पैदा कर रहा है, क्योंकि मेरा टेंशन बार बार उधर चला जाता है। तो इससे मुझको काफी खींच भी चढ़ रही है, परंतु मैं किसी न किसी प्रकार से स्वयं के गुस्से को काबू कर पति की इन हरकतों को नजरअंदाज करे चला जा रहा हूं। पर सहने की, टॉलरेट करने की, अपने कंट्रोल करने की एक सीमा होती है, और फिर अपना पूरा ध्यान में महिला की मानसिक स्थिति को समझने में लगाने का सफल प्रयास कर रहा हूं। मैं उससे कुछ हल्की फुल्की बातें करके उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि शायद ये महिला कुछ बोले तो मुझे समझ आए। और इन आंखों में आपको कुछ खुजली उजली लग रही होगी क्या? वो तुरंत जवाब देते नहीं नहीं खुजली नहीं है। पति बीच बीच में फिर कुछ ना कुछ घरेलू कलेश के विषय में बोले जा रहा है, इसलिए मैं अपना वार्तालाप इसी विषय से शुरू करता हूं। फिर आपको ये घरेलू बातें परेशान करती हैं क्या? महिला कहती है हाँ। तो आप अपनी इन घरेलू बातों को किसी को बताती नहीं हो क्या? पति और रोगी दोनों एक साथ जवाब देते हैं नहीं नहीं बताती है। ये बताने से कोई फायदा भी तो नहीं होता ना सर,
किसी को बताने से कोई हल तो निकलने वाला होता नहीं है, ऐसा रोगी बोलती है। फिर हमारे पास क्या हल नहीं निकलता है क्या तुम्हारा? सर आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो कुछ भी कर सकते हो आप तो, पर और लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना, इसलिए उनको बताने का तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं आप ही को बता सकती हूँ बस। तो लगातार रोए जा रही है। पर अभी तक तो तुमने मुझे कोई बात बताई नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत बताया है वो तो केवल तुम्हारे पति ने बताया है। तो अब इतनी देर थोड़ा सा प्यार से बात की तो थोड़ा सा स्त्री जो है वो बैलेंस में आ गई है, संयत हो गई है। पति फिर बीच में बोलना शुरू कर देता है, तो मुझको उसको कठोरता से फिर डांटना पड़ता है कि ताकि बीच बीच में जो डिस्टर्ब है उसको कोई अकल की बात नहीं बोल रहा, मूर्खतापूर्ण बातें बोल रहा है वो। तो रोगी रोते हुए आंसू पोंछते हुए आकाश की तरफ इधर उधर ऐसे देखे जा रही है जैसे तो इस हालात से बहुत ही ज्यादा वो दुखी है, इनसे निकलने का कोई रास्ता तलाश रही है, परंतु कहीं से भी उसको कोई रास्ता मिल नहीं रहा। मतलब मेरे से नहीं, जो घरेलू हालात हैं उनसे निकलने का रास्ता तलाश रही है वो। पति फिर बोल देता है, ये काफी ज्यादा चिंता में रहती है जी, बच्चे सुनते ही नहीं है। तो मैं कहता हूं अच्छा, मतलब आपको बच्चों को लेकर बहुत दुख होता है क्या? उनकी कौन सी बात आपको दुखी करती है कि बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे होते हैं या फिर कुछ और बात है? पति फिर बीच में बोल पड़ता है, मतलब जी बच्चे तो स्वार्थी हो गए ना जी, उनमें ना समझी है, बचपना है। मैं पति को फिर टोकता हूं कि आप रोगी को बोलने दीजिए, मुझे रोगी का चाहिए, आपकी ये लेक्चर नहीं चाहिए मुझको। मैं इसको कहता हूं मुझे ना आपके बच्चों से कुछ लेना देना है और ना मुझे आपकी जरा सी भी चिंता है, ना मुझे आपसे कोई लेना देना है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि रोगी की मानसिक स्थिति कैसी है, इसलिए आप पहले रोगी को बोलने दीजिए। जब मुझे आपसे कोई प्रश्न करना होगा तो मैं कर लूंगा, अगर आप नहीं समझते हैं तो आप उठिए और बाहर जाके बैठिए, यहां नहीं बैठिए। तो बहुत कठोरता से उसको बोलना पड़ता है, जो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो पर इसकी परवाह हमको नहीं करनी चाहिए, लगता है तो लगता है। हमें, हमारा जो प्रोफेशन है वो रोगी तक सीमित है, हम उसके अटेंडेंट की चापलूसी नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण करके आपके केस को खराब कर रहा है तो उसको भगाइए वहां से। अगर उसके साथ रोगी को भी भागना है तो उसको भी भागने दीजिए। अगर दोनों ही मूर्ख हैं, सारा खानदान ही मूर्ख है, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? भागने दो, और मरीज होते हैं आपके लिए। अब रोगी ये सुनकर तुरंत बोलती है, मुझे तो जी बच्चे भी चाहिए और पति भी चाहिए, मुझे तो दोनों चाहिए। पर ये दोनों एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, यानी बच्चे पति की बुराई करते हैं और पति बच्चों की बुराई करता है, एक दूसरे से लड़ाइयां करते हैं। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। और रोगी बहुत ज्यादा दुखी मन से बतला रही है बातें। मतलब आपको बर्दाश्त क्यों नहीं होता है? क्या आपको अपनी बेइज्जती लगती है या कुछ और लगता है? मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि घर में सुख शांति नहीं रह पाती है। क्या कहना चाहती हो आप, ये बताओ, थोड़ा खुल के बताओ। ये सब खाना खाने बैठते हैं तो फिर एक दूसरे से लड़ाइयां करने लग जाते हैं। इन सब बातों से मेरे मन में बड़ी चुभन होती है। अब रोगी जवाब देकर ऊपर छत की तरफ ऐसे देखती है, लगातार कुछ ना कुछ निगले जा रही है, जैसे मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, बच्चे ये लड़ते हैं, मेरे को ये चुभती है। जैसे तो मैं अपने दुख को कंट्रोल करने का वो प्रयास कर रही है, इस तरह से कर करके। तो मैं पूछता हूं तो उस समय क्या इन लोगों को कुछ तुम समझाती हो, इन दोनों को कुछ चुप करवाने का प्रयास करती हो या नहीं करती हो? रोगी बड़े शांत भाव से रो रही है, आंखें पोंछे जा रही है। एक गहन गम और दुख की निशानी है ये सब। फिर कोई जवाब तो दे नहीं रही हो। पति फिर बोलता है, ये उन्हें भी कहती है और मुझे भी कहती है, मतलब दोनों को डांटती है? नहीं नहीं, बस रो पीट कर रह जाती है। मतलब अपनी तकदीर पर इसको रोना आता है। अब मैं इसके पति से पूछता भी, तुम्हें कैसे पता लगा कि इसको तकदीर पर रोना आ रहा है?
अब मैं दिन रात इसके साथ रहता हूं तो मुझे इतनी तो समझ है, मुझे भी तो पता रहता है और मेरे बारे में इनको पता होता है, इनका पता मेरे को होता है। मैं फिर पूछता हूं कि तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि ये अपनी तकदीर को कोस रही है? क्या कभी इनकी जुबान से ऐसे शब्द निकलते हैं क्या? क्योंकि पति की मूर्खतापूर्ण जवाबों से केस खराब हो रहा था, मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो रहा था, इसलिए उसको चुप कराना जरूरी है। जब उससे जरूरत होगी उससे पूछ लेंगे। इनको लगता है कि इतने ज्यादा संघर्ष करने के बावजूद भी हमारे जीवन में कोई सुख शांति नहीं है। सुख शांति तब आती है जब आपके अंदर कुछ अकल होती है और आप जीवन की धारा को समझते हो, तब आती है। क्योंकि सामने वाले तो कुछ ना कुछ करते ही हैं गड़बड़, तो आप उनसे अपेक्षा रखोगे तो आप ही दुखी होगे। तो मतलब मैं आगे करता हूं, बात चलाता हूं आगे। इसका मतलब है कि अभी 2-4 दिन पहले कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी। अब कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए सीधा रोगी से ही मैं बात करता हूं। अच्छा आप बताओ, ऐसी कोई घटना भी 2-4 दिन में हुई है क्या? अब रोगी बोल नहीं रही, फिर पति बोलता है। अगर इसकी चिंताएं खत्म हो जाए तो इसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अभी भी इसके हालात देख नहीं रहे हो क्या आप? कितनी दुखी हो रही है ये। मैं तो देख रहा हूं, मैं उसके हालात को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, पर इसका पति सुधरने कहां दे रहा है। फिर मैं थोड़ा अपने को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। मुझे लग रहा है डांटने से कुछ फायदा तो है नहीं, ये तो मूर्ख है। तो इतना दुख जो आपको हो रहा है वो किस बात को लेकर हो रहा है? अब पति फिर बोलता है अजी काफी दुख हो रहा है, हद से ज्यादा दुख हो रहा है इसको। तो अब पूरे वार्तालाप में केवल 1-2 वाक्य ही रोगी ने बोले हैं। ना तो उसने अपनी किसी तकलीफ के विषय में बताया है, और ना ही उसने अपने किसी घरेलू हालत के विषय में बताया है, और ना ही आज की अपनी मानसिक स्थिति के बारे में मुझे कुछ बताया है। जो कुछ भी मैंने दवाई के विषय में निर्णय लिया है वो केवल इतने से सीमित वार्तालाप और अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर लिया है कि इसको क्या दवाई देनी है। क्योंकि रोगी अपने मन में स्थित जो गहन दुख है उसके कारण कुछ भी बोल नहीं पा रही है, केवल मन ही मन रोए जा रही है। तो उसकी आंखों में आंसू अब नहीं आ रहे हैं, परंतु फिर भी उसकी साड़ी से, वो अपनी साड़ी से लगातार आंसू पोंछे जा रही है। मतलब उसको लग रहा है कि मेरे आंसू बह रहे हैं, पर बह नहीं रहे हैं। यानी दुख इतना ज्यादा है उसके अंदर। तो जो भी कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है ये 3.5 मिनट का वीडियो केस है। इसको बताने में ज्यादा समय लगता है, लाइव केस छोटा होता है। तो उसने जो भी स्थिति थी उसको रूब्रिक में आपको पढ़ रहा हूं। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, impatience children about his, inconsolable, weeping pains with thee, weeping sad thoughts at, weeping sobbing, weeping with, weeping telling sickness when telling of her sickness। अच्छा ये जब मैंने रूब्रिक बना लिए, दवाई का सिलेक्शन कर लिया, तो मैंने उसको कहा कि मैं अभी आपको दवाई खिला रहा हूं और आप 5-7 मिनट दवाई खाने के बाद बैठ जाओ, फिर मैं दोबारा बताना कि दवाई का क्या असर रहा आपके ऊपर। अब केस के बारे में बात तो खत्म हो चुकी थी, तो उसका रोना धोना भी एकदम से बंद हो गया। और अब उसने तुरंत कहा कि अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है, मतलब मैं दवाई कैसे खाऊं। तो उसका मतलब था कि वह ऐसे बासी मुंह से दवाई कैसे खाएगी। तो जबकि उसको ये बात मालूम है कि हम तो बासी मुंह दवाई कैसे खाएगी, जबकि उसको मालूम है कि वो छोटी छोटी 30 नंबर वाली तो 3-4 गोलियां ही देते हैं, तो वो तो वैसे भी बिना कुल्ला करे भी खाई जा सकती हैं। तो जो कि आसानी से बिना कुल्ला करे भी खाई जा सकती हैं, परंतु इस दवाई का रोगी अपने सोच के प्रति इतना अडिग होता है कि वो कुछ भी बदलना नहीं चाहता। इसको कहते हैं कन्फर्मिज्म, ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि अभी तो 10 बज गए हैं, तो अभी तक आपने दांत साफ क्यों नहीं किए? क्योंकि हम जो भी होता है नॉर्मल रूटीन हमारा यही होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले ब्रश करते हैं। तो आप आज देर से सोकर उठी हो क्या? नहीं, टाइम से ही उठी थी मैं तो। पर सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता पानी बनाकर देना होता है, वो सब लोग कॉलेज जाते हैं।
मतलब बच्चों की बहुत ज्यादा ये परवाह करती है और उनका नाश्ता बनाना अपने ब्रुश करने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है। उसके बाद फिर जी खाना बनाते हैं, मैं यहाँ आपके पास चली आई हूँ क्योंकि यहाँ आपके पास भी तो जल्दी ही आना पड़ता है, फिर मुझको नहाने धोने में सारा समय निकल जाता तो फिर मैं आपके पास नहीं आ पाती। अब रोगी जवाब देने लगी है तो मैं नए सिरे से बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। मतलब आपके बच्चों को ये तो समझ आ जाता होगा कि हमारी मां को दुख हो रहा है या वो नाराज हो रही है। आप अपना दुख और नाराजगी उन लोगों के सामने प्रकट कर देती हो या मन में ही छुपा कर रखती हो। अब पति बोलता है जी अरे उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो रोगी कहती है बच्चे स्वार्थी हो गए हैं, बच्चों को तो हमारे पैसे के अलावा किसी और चीज से कोई मतलब है ही नहीं। कुछ तो उनको हमारी भी परवाह नहीं, उनको कुछ तो हमारी भी परवाह करनी चाहिए। इसको लेकर मुझको बहुत अजीब सा लगता है। अब जैसे मेरे पति ने ही सब कुछ करा है, मेरे सास ससुर ने तो कुछ किया नहीं था, पर जब मेरे पति ने सब कुछ किया है और उनका कोई अपमान करे तो ये बात तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब आप ये समझें इसका पति सब कुछ उसने किया, इसके ससुर ने कुछ नहीं किया, तो मतलब ये जो 50 साल का हो गया है तो इसके बाप ने पैदा करने के बाद इसका कुछ नहीं किया, बिना करे ही इतना बड़ा हो गया। तो अब आपको समझ आ रहा है कि असली दुखों का कारण क्या है। तो ये मूर्खतापूर्ण सोच है। बिना माँ बाप का बच्चा क्या वो इस स्थिति में आ जाता? तो माँ बाप ने तो पाल पोस के इसको बड़ा किया ही है, पर इनको नहीं लग रहा कि किया है। माँ को इस महिला को भी नहीं लग रहा और पति को भी नहीं लग रहा। तो जाहिर बात है कि ये फ्रस्ट्रेट तो रहेंगे और वो फ्रस्ट्रेशन तो सब जगह लगेगा। मतलब एहसान फरामोशी है, उसकी सजा मिलना तो लाजमी है। अच्छा, तो मैं इससे पूछता हूँ कि क्या आपको अपने बच्चों से चिढ़ आने लगी आजकल? जी हाँ, पर मैं बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है। अभी तो कम से कम 15-20 सालों तक तुम्हें हम दोनों की जरूरत है। ये इसकी सोच है, जरूरत। बच्चों मतलब बच्चों को माँ बाप की जरूरत है, इसलिए बच्चे आपकी इज्जत करें। तो ये इसका मतलब ये जो महिला है ये भी तो सोच रही है कि हम इनका कर रहे हैं और इनको हमारे अंडर रहना चाहिए। तो ये बेवकूफी है, इसलिए तो दुखी होना लाजमी है। इसलिए मैं पहले ही क्षण बता रहा था केस की शुरुआत में कि बीमारियां, अगर आपको पता लग जाए कि बीमारियां क्यों होती हैं तो रोगियों से बहुत ज्यादा प्यार फिर आप कर नहीं पाओगे, सहानुभूति नहीं कर पाओगे। तो वो महिला, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अभी तो कम से कम 15-20 सालों तक तुम्हें हम दोनों की जरूरत है, पर बच्चों को तो कोई बात समझ ही नहीं आ रही है। अब ये बहुत ही रोगी जो है बहुत ही हताश हो गई है, एक किस्म से फ्रस्ट्रेट हो रही है। वो कहते 15-20 साल नहीं, शायद 25-30 साल भी जरूरत पड़े, या वो जब 25-30 साल के वो लोग हो जाएंगे तब उनको शायद समझ आएगी कि हमारी जरूरत उनको है। जब वो 30 साल के हो जाएंगे तो कमाने लगेंगे तो फिर तो माँ बाप की जरूरत वैसे भी नहीं रहती है। तो ये सारी सोच गलत है, इसलिए दुखी है, इसलिए बीमार है। तो ये सोच बदलनी होगी। अच्छा, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में कोई दुख पहुंचाती हैं क्या? हाँ, दुख तो होता ही है जी। अब मैं फिर बोलता हूं कि मैं अभी एक दवाई खिला रहा हूं और आप इसे खाकर थोड़ी देर बाद मुझको फिर बताना। तो अभी तक केस 6 मिनट का हो चुका है। ब्रेक मैंने आपको बता दिए हैं, दवाई खिलाने का जो फॉलो अप है मैं अभी आपको वो बता रहा हूं, उसके बाद रूब्रिकों की व्याख्या करेंगे। तो रोगी वेटिंग एरिया से कंपाउंडर से अपनी स्लिप लेकर बहुत तेजी से और जोश से चलकर मेरे केबिन में प्रवेश करती है और वो बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है। 5-6 मिनट के बाद ही आ जाती है अंदर। अब तुमको कैसा महसूस हो रहा है बताओ? रोगी बहुत बड़ी मनमोहक मुस्कान छोड़ती है। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत
बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको तो अभी, मतलब बहुत अच्छे से। तुम्हारा क्या मतलब है? वो अभी दवाई खाई ना जी, उसके बाद से मेरे सर का दर्द तो एकदम ही खत्म हो गया है। मैं कहता हूँ अच्छा तुम अपना चश्मा उतारो जरा, तो मैं उसका चश्मा उतरवा कर उसकी आंखों की सूजन देखता हूँ। अरे आपकी आंखों की सूजन में तो कुछ कमी आ गई है। अरे ये ऐसे लग रहा है जैसे तो सूजन बिल्कुल खत्म हो गई है। वो पहले मेरे पेट में काफी जलन हो रही थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। जलन भी है नहीं है, सर में भारी पर भी नहीं है, मन भी दुखी नहीं है। ये सब 5-6 मिनट में हो गया है। ये नहीं है कि 5-6 मिनट में पूरी तरह से ठीक हो गई है, पर ये इंडिकेशन इस चीज का है कि हमारा दवाई का सिलेक्शन ठीक, और फिर इसकी रिकवरी जो होगी, जो भी अंदर बीमारियां हैं इसको, वो फिर लंबे समय में ही होंगी। क्योंकि नेचर जिस ढंग से हील करती है, सुधार करती है, वो स्पीड को नहीं घटाया बढ़ाया जा सकता, वो तो उतना ही समय लगेगा। तो हमारी दवाई का काम सिर्फ इतना है कि जो हीलिंग प्रोसेस रुक गई है या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस रोगी में शुरू हो गई है, वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को सही सिमिलिमम बंद करता है और नेचुरल हीलिंग को शुरू कर देता है। और फिर नेचुरल हीलिंग के जो लॉ हैं, नेचुरल हीलिंग उसी हिसाब से होगी। आप उसकी स्पीड को किसी भी दवाई से घटा बढ़ा नहीं सकते हो। तो मैं कहता हूं आपका मन जैसे पहले था वो अब वो कैसा है? हाँ, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग हो रही है सर। अब मैं उसको समझाता हूं। हर हालत में आप बिल्कुल मस्त रहा करो। चिंता, फिक्र, गुस्सा वगैरह करने से हमारा सारा शरीर खराब हो जाता है, तरह तरह के रोग लग जाते हैं और समस्या भी ठीक नहीं होती है। मैं ये सोचती रहती हूं कि मैं इनको नहीं संभालूंगी तो ये दोनों बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कोई बर्बाद नहीं होता है, सबको परमात्मा संभाल लेता है। पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पर सोच सोच परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बस अजीब सी फीलिंग होने लगती है। हम जब सोचते हैं कि हम बच्चे पाल रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम बिल्कुल नहीं चला रहे हैं, ना हमने बच्चे पैदा किए हैं। बच्चे पैदा हुए हैं, हमने नहीं किए हैं। और आज भी हम बच्चों का लालन पोषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उनको पाल पोस के, उनकी परेशानियों को दूर करके, उनको खुश हालत में देखकर हमको खुद को खुशी मिलती है। इसलिए हम बच्चों का करते हैं। यानी उसके हमारी हर क्रिया के बेस में हम खुद होते हैं। और जबकि हम सोचते ये हैं कि हम बच्चों का कर रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, गलत सोच हो गई, अप्राकृतिक सोच हो गई, अननेचुरल सोच हो गई, तो फिर प्रकृति के अगेंस्ट जाने से परेशानियां पैदा होती हैं। तो इसलिए आप मस्त रहें। जो कर रहे हैं तो ठीक है, बच्चे आपकी इज्जत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें उनकी देखभाल करने की, एक कस्टोडियन की तरह। वो बच्चे भी परमात्मा की प्रॉपर्टी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ऐसे छोड़ दें। उनकी पूरी देखभाल जितनी भी ईमानदारी से हो सकती है वो करें, पर उस करने की भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो फिर आपको कोई दुख होएगा नहीं। अब ये दवाई खिलाने के बाद फिर मैं इसको अगले हफ्ते आने को कहता हूं, परंतु कोई परेशानी हो तो आप पहले आ सकती हो, ये भी उसको मैं बता देता हूं। तो अभी हम रूब्रिकों की व्याख्या करते हैं। हमने पहला रूब्रिक जो लिया है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा से होने वाली व्याधियां। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा होना। निराशा होना ऐसी स्थिति जब आती है जब हमको हमारी उम्मीदों के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, और ऐसा होना हमें आहत करता है, हमें थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसा होना हमारी हिम्मत को थोड़ा सा तोड़ देता है। जैसे कि यह महिला अपने बच्चों से उम्मीद करती थी कि उसके बच्चे उसकी और उसके पति का सम्मान करें, क्योंकि एक तो वो माता पिता हैं और दूसरे उसके पति ने स्वयं अपने बल पर सब कुछ बनाया है, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया है,
इसलिए उसका पति हर प्रकार के सम्मान का हकदार है। ऐसी इस महिला को बच्चों से उम्मीद थी, अपेक्षा थी। अब परंतु बच्चे तो माता पिता का सम्मान करते ही नहीं है, तो दोनों का कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं। बात बात पर अपने पिता से, मतलब यानी कि इसके पति से, मतलब वो बच्चों से ज्यादा पति से जुड़ी हुई महिला है, बहसबाजी करते हैं बच्चे। बच्चों का ऐसा बर्ताव इसकी अपेक्षाओं के विरोध में जाता है। मतलब जो ये उम्मीद कर रही थी कि बच्चे उसके पति की और उसकी का इज्जत करें, सम्मान करें, कहना माने, पर वो मानते नहीं है, तो इसकी आशा के विपरीत जब काम हो रहा है तो इसकी हिम्मत टूटती है। इसको कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपके अंदर ये परेशानियां आने लगी हैं। तो इससे वो टूट जाती है, एकदम निराश हो जाती है, आहत हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसको अनेकों शारीरिक और मानसिक रोग लग जाते हैं। एक और रूब्रिक हमने लिया है, इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज चिल्ड्रन, अर्थात वो अपने बच्चों को लेकर, मतलब कि बच्चों के हित को लेकर, हित माने उसकी जो वेलबींग है, वो बहुत ज्यादा अधीर हो उठती है। तो वो चाहती है कि किस प्रकार बच्चों की परेशानियों को दूर कर दे। यहां इस केस में उसके अपने बच्चे तो बच्चे हैं ही, वो तो वास्तविक बच्चे हैं, उनका तो वो हित चाहती ही है, परंतु उसका पति भी उसके लिए बच्चा ही है इस केस में, क्योंकि पति अपने सम्मान के लिए लड़ नहीं पाता है। इसलिए यह स्त्री अपने पति को जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र सम्मान मिले, ऐसी चाहत रखती है। तो अर्थात इसका पति और बच्चे दोनों का ही हित चाहती है ये। इसने कहा भी था कि मुझे तो पति और बच्चे दोनों चाहिए, मतलब किसी का भी अहित हो ये बात उसको मंजूर नहीं है। अभी हम चिल्ड्रन समझते हैं, बच्चे होते कौन है? चिल्ड्रन ऐसे व्यक्ति, मतलब चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, को हम बच्चा कहते हैं, जो अपनी पूर्ण देखभाल स्वयं नहीं कर पाता है, उसके हित में क्या है उसको समझ नहीं आता है, इसलिए किसी समझदार एवं शक्तिशाली व्यक्ति की मदद उसको लेनी पड़ती है। इस स्त्री के लिए पति भी इसका बच्चे समान ही है, क्योंकि वह स्वयं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाता है। और बच्चे तो असलियत में बच्चे हैं ही, क्योंकि उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि अभी वो लोग आत्मनिर्भर नहीं है। अभी तो लगभग 15 वर्षों तक उनको अपने माता पिता की मदद की जरूरत है, परंतु बच्चे तो स्वार्थी हो गए, ऐसे इसने कहा था। वो तो इस बात को समझते ही नहीं है, इसलिए हमको इस बात की भी चिंता है कि बच्चे स्वयं को कैसे संभालेंगे। अब यहां पर बच्चा हमने केवल मनुष्य को कहा है, तो बच्चों से इंसान को भावनात्मक लगाव होता है, एक नेचुरल लॉ है। तो बच्चों के हित की चिंता करने के लिए, उनके हित के लिए कार्य करने के लिए हम बच्चे या बच्चों के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। अगर प्रेम नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? तो किसी व्यक्ति के लिए बच्चा, कोई संस्था, कोई परियोजना यानी प्रोजेक्ट, कोई लेख, आर्टिकल आदि कुछ भी हो सकता है, उसको भी हम बच्चा कह सकते हैं, जिसको कि उसने स्वयं निर्मित किया है, यानी जिससे उसका भावनात्मक लगाव है। तो जिससे उसने स्वयं निर्मित किया है, अपनी मेहनत से उसको विकसित किया है, अर्थात इस व्यक्ति को इन सभी से भावनात्मक लगाव होता है। जब इन संस्थाओं आदि पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा आता है, तो भी यह व्यक्ति उस खतरे से संस्था को बचाने के लिए एकदम से अधीर हो उठता है। संस्था पर आए हुए इस खतरे को जल्दी से जल्दी दूर कर संस्था को सुरक्षित कर देना चाहता है, ताकि संस्था फल फूल सके। तो ये संस्था इसके लिए बच्चे के समान है। एक और रूब्रिक लिया था मैंने, इनकॉन्सोलेबल, सांत्वना विहीन, मतलब अर्थात कुछ करके इसको किसी भी प्रकार से तसल्ली देकर, मतलब कि किसी प्रकार से भी इसके दुखी मन को राहत नहीं दी जा सकती, उसको कहते हैं इनकॉन्सोलेबल। इसका दुख इतना गहरा होता है, आपकी किसी भी तसल्ली से वो कम नहीं होता है, किसी भी प्रकार से इसको राहत महसूस नहीं होती है। अब मेरे समझाने के बावजूद, पति द्वारा तसल्ली दिए जाने के बावजूद भी ये दुखी की दुखी ही रहती है, रोती ही रहती है। एक और रूब्रिक हमने लिया था, वीपिंग पेन विद,
अर्थात दर्द के साथ रोना भी आता है। ये दर्द शारीरिक अथवा मानसिक किसी प्रकार का भी हो सकता है, परंतु काली कार का दुख प्रायः मानसिक होता है। रोना, अब रोना क्या होता है, वीपिंग क्या होता है उसको समझते हैं। रोने का मतलब ये नहीं कि उसकी आंखों से हमेशा आंसू ही बहते रहते हैं। तो रोना व्यक्ति के मन की वो अवस्था है जब व्यक्ति पर भावनाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो छोटी सी भी बात उसको आहत कर देती है, और ये आहत होने वाली अवस्था ही दर्द या पेन है। तो इस आहत वाली अवस्था में बहुत ज्यादा दुख होता है, व्यक्ति अंदर से टूटता है, और इसी अवस्था को रोना कहते हैं, चाहे उसकी आंखों में आंसू आए या नहीं आए। जैसे कि हम प्रायः ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते रहते हैं कि उसके व्यवहार को सोच सोच कर ही मेरा दिल रोता रहता है, या वो मन ही मन रोता रहता है। तो इस केस में स्त्री को इस बात से गहन दुख होता है कि उसके अपने बच्चे ही उसकी और उसके पति का सम्मान नहीं करते हैं। ये दुख इतना गहन होता है कि वो हमेशा रोती रहती है। एक और रूब्रिक लिया था हमने, वीपिंग सैड थॉट्स एट, अर्थात उदास करने वाले विचार मन में आते हैं तो उसको रोना आता है। तो इस केस में उदास करने वाले विचार हैं कि बच्चों को इतनी समझ ही नहीं है कि उनको लगभग 15 सालों तक और भी माँ बाप के संरक्षण की आवश्यकता है। जब उनको ये समझ नहीं है तो इसका मतलब बच्चे दुख उठाएंगे। तो ये चिंता उसको लग गई है औरत को कि ये तो बच्चे दुख उठाएंगे नासमझी के कारण। ने कहा भी था कि परंतु बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती है, वो तो बिल्कुल स्वार्थी हो गए हैं। एक और रूप लिख लिया था हमने, वीपिंग सॉबिंग वीपिंग विद, अर्थात वो सुबक सुबक कर रोती है। सुबकी तभी आती है जब व्यक्ति अति दुख के कारण रोता है और रोते रोते थक जाता है, परंतु उसके मन का दुख कम नहीं होता है, इतना रोता है पर फिर भी दुख नहीं कम होता, तो फिर वो सुबकने लगता है और इसके साथ ही उसको अपनी समस्या का हल भी कोई नजर नहीं आता। अतः सुबकियां दुख और बेबसी के कारण आती हैं। ये स्त्री भी अपने बच्चों की हरकतों से बहुत ज्यादा आहत है, दुखी है, और दुख इतना ज्यादा है कि उसको रोना आता है और बच्चों को कुछ बात समझ नहीं आ रही कि उनका व्यवहार अपने माता पिता के साथ कितना खराब है। इस स्त्री को बच्चों को सुधारने की कोई आशा भी नहीं महसूस हो रही है कि उसके बच्चे सुधर जाएंगे, क्योंकि ये बार बार एक ही बात कह रही है कि बच्चे स्वार्थी हो गए हैं। यही दुख और लाचारी उसको लगातार रुलाती रहती है। आंखों से आंसू बंद हो जाने के पश्चात भी वो सुबकती ही रहती है। एक और रूब्रिक है, वीपिंग टेलिंग सिकनेस व्हेन टेलिंग हर, मतलब हुआ कि जब वो अपनी समस्याओं के विषय में किसी को बता रही होती है तो उसको रोना आता रहता है। सिकनेस क्या होती है? सिकनेस, टेलिंग सिकनेस है। सिकनेस अपनी ऐसी स्थिति जिसको सोचकर भी व्यक्ति का मन खराब हो जाता है, जैसे मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब जो गर्भावस्था के दौरान प्रातः काल में उल्टियां आना या उल्टी जैसी परेशानी महसूस होना, अर्थात महिला का मन खराब सा रहता है उस समय, तो इसीलिए उसको कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। एक और होता है सी सिकनेस, मतलब समुद्र के बीच में जाने से जो एक मन सा खराब होता है, जी मितलाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसको कहते हैं सी सिकनेस। वो कोई बिल्कुल एस्टेब्लिश डिजीज नहीं होती है सिकनेस। ट्रैवल सिकनेस, मतलब यात्रा करते समय जो जी मितलाता है, अंदर से घबराहट होती है, उल्टी सी आने लगती है, उसको कहते हैं ट्रैवल सिकनेस। तो ये जब वो स्थिति से निकल जाती है तो सिकनेस खत्म हो जाती है। तो सिकनेस एक अनईजी सी फीलिंग होती है। तो इसी तरह सिकनेस को स्थायी बीमारी नहीं होती है, बल्कि ऐसी एक जर्नल अवस्था होती है जो व्यक्ति को परेशान सी करने वाली अनुभूति देती रहती है। तो इस महिला के केस में उसको उसके अपने बच्चों का व्यवहार उसके मन को खराब करता रहता है। जब वो इस बर्ताव के बारे में सोचती है या किसी को इसके विषय में बताती है तो उसके मन में इतना दुख होता है कि वो स्वयं को बहुत परेशान सा महसूस करती है, और यह दुख रोने के रूप में प्रकट होता है। यानी बताते समय इसलिए रोती है क्योंकि साथ में दुख भी हो रहा है। तो यानी वो जो बताते समय सारी यादें इसके दिमाग में आ जाती हैं। तो व्यक्ति अपनी समस्याएं किसी ऐसे व्यक्ति को ही बताता है जिससे उस समस्या का समाधान मिलने की आशा हो।
अथवा जिस व्यक्ति से उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव हो, तो ये भावनात्मक जुड़ाव ही व्यक्ति को अपनी परेशानियों के विषय में बताने के कारण ही और ज्यादा भावुक बना देता है। और यही भावुकता में ही रोना आता है हमेशा। रैशनैलिटी यानी जब आपका माइंड रैशनल होगा तो आप रोते नहीं हो, आप फाइट करते हो। तो रोना एक कमजोरी की निशानी है, तो यही इसको रोने का कारण बनता है। तो इस केस में आपने देखा कि हमने रोगी की केवल मानसिक स्थिति देखी, ये भी नहीं पूछा वो किस बीमारी के लिए आई है, वो तो केवल अपनी रूटीन दवाई लेने आई थी जिस भी बीमारी का इलाज पहले चल रहा था। पर ये अगर स्थिति इसकी सही नहीं होती तो जो भी रूटीन हमारी इसकी बीमारी चल रही थी, मुझे नहीं मालूम है कि क्या बीमारी है उसको, तो वो भी ठीक नहीं हो सकती थी। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम ठीक करते हैं। तो जो भी अब मानसिक स्थिति थी उसी को आधार बनाकर हमने दवाई का चुनाव किया है। कोई मोडेलिटी नहीं ली, कोई थर्मल नहीं लिए, कोई मियाज़म नहीं कंसीडर किया, कोई पीरियोडिक टेबल नहीं देखी, कौन से ग्रुप का एलिमेंट देना है वो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। इंसान का इलाज कर रहे हैं तो हमने इंसान के बर्ताव को देखा, हालात के प्रति उसकी रिएक्शन को देखा। तो जो कुछ उसके अंदर होता है, जो कुछ बीत चुका है, जो कुछ भविष्य के बारे में सोचता है, उन सब की टोटल रिएक्शन होती है वर्तमान का हालात। तो वहीं से तो शुरू करना है, उससे बड़ा लीड और क्या होगा। ये जो भी चीजें हैं, मियाज़म हुआ, फैमिली हिस्ट्री ले लो, पास्ट हिस्ट्री ले लो, मोडेलिटी, थर्मल, शर्मल, पता नहीं क्या क्या बकवास है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर होने वाला होता तो होम्योपैथी में होम्योपैथ बड़े अच्छे होते, जो कि अभी नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो इस बातों को, ये आप सब जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसा हमने कुछ देखा नहीं, कोई बात पूछी नहीं, और ऐसा मैं प्रत्येक केस में हम ऐसा ही करते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। तो ये मानसिक लक्षणों का महत्व तो आपको मालूम है, सभी ने बताया है, पर उसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे इन वीडियोस में होता है, केस में भी होता है, क्लिनिक पे होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगर अच्छी होम्योपैथी सीख कर मरीजों को वास्तव में सही करना चाहते हैं तो इन वीडियो को बहुत ही नम्रता पूर्वक सीखने के मूड में देखें। बिना ग्रेटिट्यूड के इन वीडियो से कुछ मिलेगा नहीं। ये मैकेनिकल लर्निंग नहीं है, सीखा हमेशा नम्रता से जाता है।